संगमनेर शहरातील प्रशासकीय सभागृहात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेंसह जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांची पत्रकार परिषद। देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीला 55 लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट। तर काँग्रेसवर केली टीका मुस्लिम संघटना, पीएफआयचा देखील नामोल्लेख। बघा सविस्तर न्यूज एमपीवर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। न्यूज एमपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज बघूया संगमनेर शहरातील काही ठळक घडामोडी। नमस्कार प्रेक्षकांनो, न्यूज एमपीमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बातमी बघणार आहोत संगमनेर शहरातून महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या संगमनेर पत्रकार परिषदेची। मंडळी, आज संगमनेर शहरात महाराष्ट्र राज्याचे महसूल तथा पशुसंवर्धन, दूध विकास मंत्री माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या हस्ते संगमनेर नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे शुभारंभ झाले आहे। शहरातील शासकीय सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या पत्रकार परिषदेवेळी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, संगमनेर शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले, सरचिटणीस जावेदभाई जागीरदार, माजी नगरसेविका मेघाताई भगत, माजी नगरसेवक शिरीष मुळे, अमोल खताळ, दीपक भगत, जालिंदर वाकचौरे आदी मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। काय होते महत्त्वाचे विषय, कशी झाली काँग्रेसवर टीका, पीएफआय संदर्भात काय म्हणाले मंत्री महोदय, बघा सविस्तर न्यूज एमपीच्या माध्यमातून। त्याचे समन्वयक आहे। यापूर्वी मंत्री महोदयांनी कोपरगाव, शिर्डी, नेवासा, श्रीरामपूर या मतदारसंघाचे, विधानसभा मतदारसंघाचे दौरे केले आणि आज संगमनेरचा मागच्या दौऱ्याचा काही राहिलेला भाग आणि अकोला तालुक्याचा दौरा त्यांच्या उपस्थितीत होणार आहे। काल नेवासा इथे श्री क्षेत्र देवगडला जाऊन त्यांनी परम आदरणीय हरिभक्तपरायण भास्करगिरी महाराजांचाही त्या ठिकाणी दर्शन घेतलं आणि नेवाशालाही संत पूजनाचाही कार्यक्रम झाला। त्याचबरोबर श्रीरामपूरला केंद्रीय योजनेच्या लाभार्थ्यांचा एक मेळावा झाला आणि जिल्ह्यातील सगळ्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत केंद्रीय योजनेचा सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला। या सर्व दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या सुरू असलेल्या ज्या योजना आहेत किंवा केंद्र सरकारने जे काही निर्णय जे घेतलेले आहेत त्याची माहिती आपल्याला देण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत आज पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे। मी आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांचं, माननीय मंत्री महोदयांनी समवेत आलेले आमचे प्रदेशचे नेते माननीय रवींद्र अनासपुरे साहेब, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र भाऊ गोंदकर, सरचिटणीस मान्य नितीनकर, मान्य जालिंदर वाकचौरे आज ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक पत्रकार बांधवांचं स्वागत करतो। अधिक वेळ न घेता मी सन्माननीय मंत्री महोदयांनी विनंती करतो त्यांनी आपल्याशी संवाद करावा। माइक पे बोलो सर। महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, जिले के अध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर जी, रवि जी, नितिन जी, अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगमनेर के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा आज 3 दिन का प्रवास पूर्ण होगा और मैं इस लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेरा प्रवास होगा। पहले चरण में मैं गौरवान्वित हूं कि मुझे ऐसे पुण्य क्षेत्र में आने का मौका मिला, वहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासतों को जानने समझने का मौका मिला। क्योंकि सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं यहां पर काम करती है, वो जो राजनीतिक परिवेश होता है वो भी मुझे जानने समझने का मौका मिला है। और इसलिए मैं इस लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर
जो मैंने अनुभव किया कि पाटिल साहब मेरे बाजू में है, कम से कम राजनीति में जो भय था वो पहले चरण में मुझे समाप्त होते दिखता है। दूसरा, जब मैं देखता हूं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी मुस्तैदी से काम होना चाहिए, तो मेरा जो दूसरा अनुभव है कि केंद्र की योजनाओं को ईमानदार तौर पर ना बताना, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक बेईमानी है। केंद्र की योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये हिस्सेदारी आपके माध्यम से और जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी के द्वारा समाज को बताना चाहिए ताकि लोग अपना मूल्यांकन कर सके। मैं देखता हूं कि अभी जल जीवन मिशन, मैंने जब कल समीक्षा की थी श्री रामपुर में, तो मैं गौरवान्वित हूं कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, तब जिले में कुल 12% पाइप लोगों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। आज वो आंकड़ा 67% हो गया, लेकिन अभी भी 32% से ज्यादा लोगों के पास नहीं है और वो चुनौतीपूर्ण कार्य है। चाहे वो मल्टी विलेज स्कीम हो, चाहे सिंगल विलेज स्कीम हो, हमें समय के साथ उनको जल्दी से पूरा करना होगा। ये अहम बात है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा हम देखते हैं, तो वो आंकड़ा जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो कुल 3,23,00,000 लोगों के पास, परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पीने के पानी की सुविधा प्राप्त थी, लेकिन वो आंकड़ा अब 10,21,00,000 हो गया है। 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी देना, ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि जब हम केंद्र की योजनाओं की मैं समीक्षा कर रहा था, तो यहाँ अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जहां पर जमीन पर मल्टी स्टोरी बनाकर गरीब आदमी को देना या झुग्गी विहीन करना, उसमें पिछली सरकार ने कोई फैसला प्रॉपर नहीं किया था, लेकिन अभी 22 अगस्त को एक सर्कुलर निकला जो ग्रामीण क्षेत्र में जरूर लागू होगा कि किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन अगर वहां पर है तो भूमिहीन प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए वो जमीन दी जा सकती है। मैं महाराष्ट्र सरकार के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ। एक और मैंने अनुभव किया, जब मैं पिछले दौरे में आया था तो पाटिल साहब मेरे साथ थे। उसी समय गायों पर जो रोग, लंपी रोग चल रहा था, उसी समय वो इतने चिंतित थे और अचानक यात्रा छोड़कर वो गए। और आज हम महाराष्ट्र में हमने कंट्रोल किया है। इस बात के लिए भी मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीजें ध्यान में इसलिए आनी चाहिए कि जब आप तुरंत कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। चौथी बात मैं कहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग का मैं मंत्री हूँ। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए ओडीओपी में दूध के लिए ये चिन्हित जिला है, और उसके बाद में सहकारी सोसाइटियां भी काम करते हैं, बाकी सब लोग भी काम करते हैं। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम और भी लंबी उछाल ले सकते हैं, ये अवसर इस जिले के पास में है। अंत में मैं ये कहूंगा कि हम सब, जब मैं स्कीमों का, केंद्रीय स्कीमों का मैं जब मूल्यांकन कर रहा था, तो मुझे एक बात बड़ी अलग लगी। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, यहाँ स्थानिक तौर पर एक योजना चलती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का लाभ अभी भी लोगों तक पहुंच से दूर है। कुल 25% लोगों के पास इस जिले में आयुष्मान कार्ड है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी के साथ हो, ताकि जिसको भी, उसके पास, व्यक्ति के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस योजना का उपयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के लिए बेहतरी होगी। अंत में मैं कहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तब राज्य के और केंद्र के अधिकारों को बांटा गया था। राज्यों को किन क्षेत्रों में काम करना था, वो क्षेत्र आज आवास है, बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, ये राज्य के विषय थे। लेकिन राज्यों ने जब अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया, तब भारत सरकार ने उसमें सहयोग देना शुरू किया। और इसलिए सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वो दशा की बैठक में समीक्षा करें। आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि उनकी गुणवत्ता के बारे में ये सूचनाएं आती रहे। हम एक दूसरे की शिकायत करने या कमियां ढूंढने नहीं आए, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने के लिए जरूर आए हैं कि चीजें समय पर हों,
कोई व्यवधान यदि उसमें है तो राज्य सरकार से मिलकर तत्काल उसको दूर किया जाए, ताकि मोदी सरकार का जो संकल्प है, जो मोदी जी का संकल्प है कि समय पर योजनाओं का पूरा होना जरूरी है और जो समय के पहले योजनाओं को पूरा करे उसको पारितोषिक देना जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो प्रयास है, ये प्रयास के लिए मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूँ, अपने नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि केंद्रीय मंत्रियों को उनको राशन की दुकान भी देखना है, वहां पर जनक सब दवाइयां जहां मिलती हैं वो भी देखना है, गांव में जाना है, हर वर्ग के लोगों से मिलना है, बुद्धिजीवियों से मिलना है, आप पत्रकार मित्रों से मिलना है, क्योंकि जो फीडबैक देते हैं वो वर्ग आप ही है। और हमें अभी इस झगड़े में नहीं पड़ना, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना कि कौन किसका है। मैंने हाँ, ये सच है कि राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए और हम सब मिलकर परिणाम देंगे तो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को हम न्याय दे सकते हैं। ये मंशा मोदी जी की है, लेकिन कार्य प्रणाली का फर्क, ये आकलन आपको भी करना होगा, जनता को भी करना होगा। इसलिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी भारत ने की जो अर्थव्यवस्था है उसने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जिनने 250 वर्ष हमको गुलाम रखा, उस ब्रिटेन को ढकेल कर हम आज उसको 6वें नंबर पर ढकेल कर हम 5वें नंबर पर आए हैं। और ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि हम इस, जब समय कम है, अभी 2022 से 2030 में 8 साल का ही फर्क है, लेकिन जब हम 8 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर जा सकते हैं तो बचे हुए 8 साल जो 2030 को पूरे होंगे उसमें हम निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर हम बनना चाहते हैं तो उसमें ऐसी ही कार्यप्रणाली जरूरी है जो मोदी जी के नेतृत्व में चलती दिखती है। केंद्रीय मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट 1 महीने में जाना जरूरी है, रात रुकना जरूरी है। अभी मुझे महाराष्ट्र की जिन सीटों पर भेजा है वहां मुझे 3 दिन रहना है, 2 रात रुकना कंपल्सरी है। और फॉर्मेट जो पार्टी के या जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो बनाते हैं उसका पालना करना जरूरी है। ये इससे मुझे भी सीखने मिलेगा, जानने समझने के लिए मिलेगा। कोई कमियां होंगी तो उन्हें दूर करने का मुझे अवसर मिलेगा। मैं इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा मानता हूं और अमृत काल के लिए ये यात्रा है। आजादी के 75 वर्ष हमने 15 अगस्त को पूरे कर लिए, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे वो लगभग हमने पूरे कर लिए, लेकिन आने वाले 25 साल की यात्रा जो अमृत काल की यात्रा है उसमें ये प्रवास उस यात्रा का एक पड़ाव है। अमृत सरोवर जैसे सरोवरों को जब मैं देखता हूँ और उसमें भरा हुआ जल जब हमें दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अंत में ये पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हर व्यक्ति को 2024 तक पाइपलाइन के द्वारा 55 लीटर पानी देने का संकल्प मोदी जी का है। राज्य सरकारों को ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन जब एक व्यक्ति के पास 55 लीटर पानी 24 घंटे में होगा तो 50 लीटर उसको उपयोग करके वो ग्रे वाटर बनाकर फेंकेगा। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर समाज जीवन में जागरूकता, उसके प्रयास समानांतर अगर नहीं चले तो हम चुनौतियों का सामना करेंगे जैसे नगरीय क्षेत्रों में करते हैं। तो एक तरफ जब हमें सुविधा मिलती है तो दूसरी तरफ कुछ सामने चुनौतियां भी आती हैं। दोनों के बीच समन्वय बैठाने का काम ऐसे प्रवासों से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, अहमदनगर में 2 सांसद है तो दोनों जगह पे कमल खिलेगा? इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी कार्य प्रणाली का हर व्यक्ति समर्थन करता है, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं। एक तरफ केंद्र सरकार विकास की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई का आसमान छू रही है, अमीर और गरीबी की रेखा दूर होती चली जा रही है, क्या इसके लिए नहीं? दूसरी बात से तो मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ कि खाई बढ़ती जा रही है। बल्कि लक्ष्य ये है कि गरीबी रेखा से सब ऊपर हो जाए। उसके बीच में भी जो अंतर बचेगा, अगर हम अर्थशास्त्र को देखते हैं तो उस अंतर को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार मुस्तैद है। अगर किसी झोपड़ी कच्चे मकान वाले को अगर पक्का मकान बनाकर दिया, उसको गैस का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, तो जीवन स्तर बढ़ेगा। तो सिर्फ जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा, उसका समय बचेगा, उसका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो वो और बेहतर उसका 2 घंटे अच्छा काम करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और उससे बड़ी बात है
कि भारत के विकास में वो बड़ा योगदान करेगा। और इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उदाहरण एक मैं आपको देता हूं, अमेरिका में 60% महिलाएं काम करती है, सरकारी नहीं काम करती है, लेकिन भारत में वो प्रतिशत 32% है। अगर हम इसको 60% में ले जाएंगे तो आप मानकर चलिए उसकी हालत भी सुधरेगी, देश की हालत भी, हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़ा प्रतिशत जनता का देना है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कितना सुखद परिणाम हम अखबारों में पढ़ते हैं, अभी लोग छापते और दिखाते हैं कि पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। राजस्थान तो अभी चल ही रहा है, अभी वो एपिसोड बंद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब जमीन की सच्चाई का पता नहीं होता तो यात्रा अच्छी बात है, पैदल यात्रा अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारी समझ अच्छी नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, परिणामदायी नहीं हो सकती। सर आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश में पीएससी का जो गलती है इसमें ओबीसी का आरक्षण घटाया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। और दूसरी बात, इस तरह से भर्ती प्रक्रिया चालू की तो अभी वहाँ पे आंदोलन भी शुरू है, उसके ऊपर जाए। मुझे लगता है कि अपन सब बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और हम जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तो जो हरिजन और आदिवासियों की संख्या थी उसके आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण पहले से उतना ज्यादा था। ऐसी स्थिति में जो शेष बचा हुआ है वही ओबीसी के हिस्से में आएगा। मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, मैं मानता हूँ कि अनजस्टिस नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो चीजें तय की हैं सरकार को उसकी पालना करनी चाहिए। अन्य कोई व्यवस्थाओं के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से लोगों की हिस्सेदारी बेहतर हो इस पर सदैव काम करती है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। 20 साल बाद कांग्रेस एक पहले सिंगल हो जाने दीजिए। कोई बात पूछना चाहेगा? नहीं तो मैं आपसे बोलूँ। कहा कि नगर जिले में दोनों भी सांसद बीजेपी के आएंगे, लेकिन जो शिवजी के सांसद हैं वो आप शिंदे गढ़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें दूर कर आप बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ रहेगा। मुझे लगता है कि अभी इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपने मुझसे पूछा तो मैं भाजपा की विजय की बात करूंगा। हो सकता है कि चीजें आपको जो प्रश्न पूछने ही ना पड़े। कांग्रेस चुनाव को लेकर आपका भी दूसरा प्रश्न है, कोई और न पूछ रहे हो तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होने जा रहा है। गांधी परिवार से कोई लड़ने के लिए तैयार है नहीं। अशोक गहलोत जी ने भी उसमें से वो हट गए हैं। क्या सत्ता उन्हें अच्छी लगी तो प्रेसिडेंट की वजह, और कांग्रेस में कोई है, गांधी परिवार में कोई है नहीं? मैं उससे उलट जवाब दूंगा। दो पदों की लालसा है कि मैं दूसरा जवाब दूंगा। मैं उसको कोई जवाब देना भी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा जवाब देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जब भी कांग्रेस सत्ता से दूर होती है वो बेचैन रहती है, और दुर्भाग्य से आप 80 का दशक देखिए या वर्तमान का दशक देखिए, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने के लिए गुरेज नहीं करती। ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप। आज उनके पास में निर्णय करने की क्षमता ही नहीं बची है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ कहता है और वहां का प्रदेश का मुख्यमंत्री इनकार कर देता है। क्या टिप्पणी कर रहे हैं? आप ही दिखा रहे हैं, आप ही छाप रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं खाली। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, अभी पीएफआई को प्रतिबंध लगाने की बात आई, कांग्रेस के एमपी ने जवाब दिया, मतलब एक उत्तर दे दिया। मुझे लगता है कि आप पंजाब के आतंकवाद के समय का देखें, जब भी वो सत्ता से दूर होते हैं उन्हें देश की चिंता नहीं होती, उनको खुद की चिंता होती है, मैं कह सकता हूँ। गहलोत के बाद सर कमलनाथ फॉर्म भरने की आशंका जताई जा रही है, वही दूसरी तरफ एक दूसरे पर तंज कसते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद देता हूँ मैं आपको को वीडियो लोग देख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा उसमें? कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश से हैं, दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश से हैं, रिजेक्शन के अब रिकॉर्ड बन गए हैं, तो अब उनके ऐसी बातें होंगी। अब बेचारे वृद्ध हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो आपस में कुछ कहते हैं जिसमें मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? ये उनका स्वभाव है। धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको। लास्ट सवाल, जिस तरह अभी कांग्रेस के बारे में आपने कहा, उसी तरह नीतीश कुमार है, शरद पवार भी है, ममता बनर्जी एक तीसरा मोर्चा बना रहे मोदी जी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए वो लड़ाई रहेगी या भाजपा के लिए? बल्कि मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं आया हूँ, मैंने अपनी बात कही है, और मैं ये मानता हूँ कि जनता और जो योजनाओं के परिणाम है और ऐसा विलक्षण नेतृत्व हमारे पास है। मैं लोकतंत्र में किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन 3 बातें हमारे पास। ऐसा नेतृत्व जिसमें दुनिया का कोई भी फैसला अब
हमारे बगैर संभव नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में दोनों देश युद्ध रोक दे और आपके भाई बच्चे वापस आ जाए, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर हम दूसरी बात कहते हैं जिसको हम अपनी विरासत मानते हैं, सैद्धांतिक ताकत मानते हैं, कि हम जब कोरोना आया हम जरूरतमंद देश थे, लेकिन हमने 150 देशों जिसमें ताकतवर अमेरिका भी था और जरूरतमंद ब्राजील भी था, उनको हमने दवाइयां देकर साबित कर दिया। हमने योग दिवस दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग भले कितनी दकियानूसी बातें करें, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमने स्वीकार किया। लेकिन उससे ज्यादा गर्व की बात यह है कि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना अगर किसी को अपने रिलीफ चाहिए था तो उन्हें आयुर्वेद का रास्ता, आयुष का रास्ता अपनाया या योग ने सहारा दिया। ये हमारी जीवन पद्धति की सफलता है और इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसा प्रखर यशस्वी नेतृत्व है जो कह रहा है कि 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत माता कहाँ होगी, भारत कहाँ पर होगा। विजन किसी के पास नहीं। लोग कहते हैं कि साहब इनको रोकना है टुकड़ों में। मुझे लगता है कि इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चिंता करनी है कि भारत माता 2030 तक दूसरे और तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी कि नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी, इतनी ही जगह हमारे पास है, इनको बाहर जाकर ही कुछ बौद्धिक संपदा इकट्ठी देनी होगी और उससे हमें प्राप्त करना होगा। इस विजन की चर्चा करिए तो अच्छा होगा। ये तो सवाल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद। पण मला वाटतं आपण आता आज परत दुसऱ्या दौऱ्यात बाकी प्रश्न घेऊ। तर आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांचं मी अतिशय मनपूर्वक आभारी आहे। आपण इतक्या सकाळी येऊन थोडा वेळ दिलाय। नाही आता जाऊ द्या, ते साहेबांच्या आता प्रेसमध्ये हे नको, त्यांनी तर नेहमीच बोलतो आपल्याशी। एक प्रमाणपत्र द्यायचं आहे श्री मीराबाई कैलासवासी मीराबाई रामभाऊ मेंगार यांचा बिबट्याच्या वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानं त्यांच्या वारसदारांना 10 लाख रुपयाचा चेक द्यायचा आहे। तर मी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो तो चेक त्यांना द्यायचा आहे। मोबाइल संतोष जनतेचा बुलंद आवाज निजनेपीकरिता जमीर शेख उर्फ बब्बू बागे जसं शौकत पठाण संगमनेर।